सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल कोशिश में है कि महंगाई के जिनको काबू किया जा सके। अब फिर उन्होंने कहा है कि हर सूरत में आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, यही नहीं अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी ना बढ़ने दिया जाए। तीसरा नोटिस हम कह सकते हैं आटे की कीमत पर लिया है, लेकिन अब तक जितने भी नोटिस लिए उसमें नाकामी का सामना रहा। बिजली की कीमत में फिर से इजाफा किया जा रहा है। महंगाई का तूफान थम नहीं पा रहा, लेकिन अपोजिशन अपना खेल खेल रही है और इमरान खान साहब महंगाई का नोटिस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की बातों का वो कोई नोटिस नहीं ले रहे। और अपोजिशन अवामी मामलात का उस तरह से नोटिस नहीं ले रही, आपस के झगड़े में ही पड़ी है। अब कल बिलावल मनाने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि हमारी बात मान जाएं, मजहब कार्ड इस्तेमाल ना करें और अभी ठहर जाएं, कुछ वक्त दे दें, आगे चलकर हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे किसी भी तरह के मार्च में या धरने में। मौलाना साहब अभी तक नहीं मान रहे और एक हंडिया अगर हम इसको कहें कि पकाई जा रही है, ना उस पर नीचे आग जल रही है, अंदर सिर्फ 3 पत्थर हैं, खाने को कुछ नहीं, मसाला ही उसमें डाला जा रहा है, ना उस हंडिया में बाल आ रहा है और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कल मिलेंगे नवाज शरीफ साहब से। JUIF कहती है हम अपना वफ्द लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको शहबाज शरीफ साहब पर एतबार ही नहीं है अब तक की मुलाकातों पर। वो कहते हैं हम खुद जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने। तो मौलाना साहब को सपोर्ट चाहिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो अभी तक नजर नहीं आ रही। और जिस तरह बाबर डोगर साहब कहा करते हैं कि ये सिर्फ अखलाकी हिमायत है, तो ये अखलाकी हिमायत क्या होगी कि आप जाएं हम बैठकर देखते रहेंगे। क्या मौलाना साहब अकेले निकलेंगे? और अगर वो निकले तो फिर उनको कामयाबी मिलेगी? इसी पर आज हम बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, ये बताएं क्या होगा? मौलाना साहब को अकेले ही आना पड़ेगा? क्योंकि अब देखिए, वो आपने भी देखा, हमने भी दिखाया कि वो पर्चियाँ, रसीदें के पैसे भी ले चुके हैं। अब क्या करेंगे अगर बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? तो बहुत ज़्यादा पहले ही शर्मिंदगी का सामना है मौलाना साहब को, मज़ीद शर्मिंदगी। जब से PTA की हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख उठा के देखें और हुकूमती ईवानों के अंदर, मेरा ख्याल ये पहली मरतबा है कि कई दहाइयों के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार के ईवानों से बाहर हैं, सरकारी बंगलों से बाहर हैं। ईवान बाला और ईवान ज़ेरी जो है उससे बाहर है। उनको पहली दफ़ा आपने अपनी गाड़ियाँ अपने पल्ले से डीज़ल, ज़ाहिर बात है बड़ी गाड़ियों में डीज़ल डलता है, तो ड्राइवर को तनख्वाहें पल्ले से देनी पड़ रही हैं। और खाने पीने के जब 40-40 लाख लस्सियों के बिल आते थे वो भी उनको पल्ले से देना पड़ रहा है। पर्चियाँ उन्होंने, हमने उनकी बहुत ज़्यादा तशहीर तो कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है वो पर्चियाँ जो है ना उन बेचारों को उससे भी कुछ ज़्यादा कोई जो वो क्या है ना ज़्यादा राह नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने भाग दौड़ की, बिलावल साहब को मिले, शहबाज शरीफ साहब को मिले। आलमोस्ट कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बड़ी पार्टी नहीं है, सवाए हुकूमती जो पार्टियाँ हैं, जो उनके कोलिशन पार्टनर हैं, जिनके पास वो ना गए हों या जिनको टेलीफोन ना किया हो। एक बार नहीं, कई बार बड़े बड़े उन्होंने सवाने ख्वाब भी उनको दिखाए, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल को उनको किसी ने भी ये यकीन दानी कराई हो नहीं हो रही कि हम आपके साथ जाने के तैयार हैं। नहीं तैयार। हर बंदा अपनी नई बीन सुनाता है, उनको इनकार नहीं करते। अकेले आएंगे अब? मौलाना साहब अकेले आने से पहले इतने बेवकूफ भी नहीं है वो। अच्छा। वो सारी चीजें देख रहे हैं। और जिस तरह APC की नाकामी भी आपने देखी, उसके बाद कह चुके हैं, इशारे दे चुके हैं कि हमें उनको किसी की परवाह नहीं है। मैं वो कहते हैं इससे पहले हम कितने मिलियन मार्च कर चुके हैं। मिलियन मार्च वाटर मिलियन ना हो जाए कहीं, आगे सीजन आने वाला है। मामला ये मिलियन मार्च कहने को तो बात ठीक है, लेकिन मिलियन मार्च में अगर वो मदरसों के स्टूडेंट्स को शामिल कर रहे हैं, पहले ऐसी बात नहीं है। मदरसों के स्टूडेंट को इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोई इजाजत नहीं देगा, उनका कोई सियासी इस तरह नहीं है। और इस हवाले से अगर हुकूमत पंजाब हो तो KPK में जिस तरह हुकूमत को वहां पे आने पे रोक दिया गया था, आपने देखे सर सील कर दी गई थी, खंदकें खोद गई थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ये जोम उनको है कि वो तलबा जो मदारस के हैं उनको लेके सड़कों पे आ जाएंगे और अदारे रियासती खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेंगे, और जिस तरीके से वो नुक्ताचीनी और इदारों पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले कर रहे हैं,
मौलाना फजल रहमान अच्छा। साहब वसी तर जी। वसी तर कौमी मफाद और आईने पाकिस्तान के तनाजर में अच्छा, और जो कौमी मफाद में सही है, ये वो फैसला वापस इसको ले सकते हैं। आगे कर सकते हैं। सस्पेंड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी सारी जमातें यही कह रही हैं कि आगे ले जाना जाएं। चाहते वो हैं। तो फिर बात ही नहीं बनेगी। अच्छा बाबर डोगर साहब, मुझे बताएं, कई इसमें एक खेल में कई बाजियां चल रही हैं, अपना अपना खेल भी चल रहा है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ग्रुप अलग हो चुके हैं, बाकायदा लड़ाई हो गई है, बाकायदा लड़ाई हो गई है। और एक तरफ पीपल्स पार्टी है, पहले कहते थे हमने किसी सूरत जाना नहीं, अब कोई कहते हैं कि हाँ जी हम देखते हैं, हुकूमत तो हर सूरत गिरानी है। जब से केसेस फरयाल तालपुर साहिबा हों, जरदारी साहब हों, खुर्शीद शाह साहब, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको क्या लग रहा है, ये क्या वजह है? मौलाना साहब एश्योरेंस नहीं दे पा रहे कि जी मजहब कार्ड में इस्तेमाल नहीं करूंगा, या उनको ये एश्योरेंस नहीं दे पा रहे कि हर सूरत हम कामयाब होंगे? शहबाज शरीफ साहब डरे हुए हैं, कहते हैं नाकामी हुई, जो नजर आ रहा है क्या नाकामी होगी, तो कह रहे हैं नाकामी हुई तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास? उसामा साहब, मौलाना फजल रहमान जो थे वो जब मरियम जेल से बाहर थी तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे और उनके ज़रिए से नवाशी को पैगामात पहुंचा रहे थे। मरियम जब उनकी अरेस्ट हो गई तो उसके बाद नवाशी ने उनको इंश्योरेंस दे दी थी कि PMLN उनके आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत करेगी। और शहबाज शरीफ पर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेशर डालते रहे कि आपने हर सूरत में मौलाना के साथ बैठना है, सारे मामला तय करने और आज़ादी में शिरकत करनी है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो अंदर की कहानी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या अंदर की कहानी से बिल्कुल डिफरेंट है। जो पिछली जुमेरात को शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ से मिले हैं तो उन्होंने उनसे कहा है कि भाई साहब इशू ये है कि मेरा चांस बन रहा है कि इमरान की गवर्नमेंट जा सकती है और कुछ इस तरह के आसार बन रहे हैं और मुझे कुछ इशारे हैं कि अगर इमरान जाता है तो अगले प्राइम मिनिस्टर तुम हो। अच्छा, और मेरा चांस बन सकता है। शहबाज शरीफ साहब। हाँ, और लेकिन शर्त ये है कि मैं इस तरह के धरनों से दूर हूँ। तो आप मुझे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं धरने में जाऊँ। दूसरी तरफ से मेरा चांस बन रहा है कि मैं शायद हम इस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ और PMLN गवर्नमेंट में आ जाए। जिस पर मियाँ साहब ने कहा कि चांस कितने % है और इसके कामयाब होने के चांसेस क्या हैं। अच्छा, मियाँ साहब अब भी ये सोच रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे खासी एश्योरेंस दी गई है कि अगर तुम खामोशी से बैठे रहो और इन धरनों की सियासत से दूर हो तो तुम्हारा चांस लग सकता है। तो मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे दूर ही रहूं या मैं इससे किनारा कशी इख्तियार कर लूं। सही। उस पर मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने जो वादा कर चुके हैं मौलाना फजल रहमान से कि PMLN आज़ादी मार्च करेगी, उन्होंने शहबाज शरीफ को गो हेड दे दिया कि ठीक है तुम अपनी एफर्ट कर लो, ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, देख लो, अगर तुम्हारा चांस लगता है तो एफर्ट कर लो। अच्छा। अब शहबाज शरीफ जो भी कर रहे हैं और PMLN के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, ये जो मीटिंग हुई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जी, जिसमें फूट पड़ी और आधे लोगों ने कहा जाना चाहिए, आधे लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए। हम बड़े खुश हुए कि जनाब PMLN 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। PMLN मौलाना के साथ खेल रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों इसका हिस्सा है। ये सब ड्रामा हुआ है, ये जानबूझ के खबरें लीक की गई हैं। उसामा साहब, सारा स्क्रिप्ट लिखा गया है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अप्रूवल से वो PMLN आज़ादी मार्च में शिरकत नहीं करेगी। चाहे मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा नवाज शरीफ से मुलाकात करें, जो वफ्द जा रहा है कोई फायदा नहीं। वो तो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ असल में रोड़े अटका रहा है, नवाज शरीफ के पास जाएंगे, वो कहेगा जनाब बिल्कुल लग यही रहा है कि जी के एहसन इकबाल ने ये कह दिया है, ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया है, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है, परवेज रशीद ने ये कह दिया है, उसने ये कह दिया है। सब एक पेज पर है PMLN के अंदर, सबको पता है कि हम मौलाना का साथ नहीं देना, यानी धरने में नहीं है कि नवाज शरीफ जुबान दे चुके हैं मौलाना फजल रहमान को और शहबाज शरीफ ने उनको कायल कर लिया है कि अगर मेरा नंबर लग सकता है अगर हम धरने से दूर रहें। तो उन्होंने उनको मान लिया उनकी बात
और अब मौलाना फजलुर रहमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मामू बनाने के लिए ये दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो पीपल्स पार्टी बाबर साहब, बड़ा जुल्म हुआ है सर आप मुझे पीपल्स पार्टी भी मामू बना रही है, कह रही है हाँ जी हम आपके साथ। सर इतने सख्त लफ्ज ना बोले उनके बारे में, उनके ऊपर थोड़ा सा कम से कम। लेकिन मैं आपको समझ साहब वो अकेले खुद कहते हैं, मैं मौलाना साहब कहते हैं मैं अकेला इस काबिल हूं, ऐसी तैसी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कर रहा हूँ, मैंने इसको पूरा प्रूव किया है। मैंने कुछ बहुत अंदर के लोगों से बात की है, उसके बाद जो बात खुली है वो यही है कि ये जो सारा ड्रामा है ये मिलकर रचाया जा रहा है। दोनों भाई मिलकर एक पेज पर हैं और मौलाना को इस तरह से ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास जाना, उनसे मुशावरत करना, मौलाना को नवंबर में ले जाना, डेंगी की बात कर देना, मजहबी कार्ड की बात कर देना, ये सब ड्रामा रचाया जा रहा है। मौलाना साहब को फिर मैं सारे परवेज रशीद से लेके मुशाहिदुल्लाह से लेके मरियम से लेके नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ से लेके सब एक पेज पर है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने सबको कायल किया है। उन्होंने उनको कहा है कि जनाब अगर मेरा नंबर लग गया तो सारी मुसीबतों से हम निकल अच्छा, मैं छोटी सी एक बात, ये सारी चीज जो आपकी बात है एक साइड पे ठीक सारी है, लेकिन अगर ये कहना शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ उनके करीबी साथियों को कायल कर सकते हैं अपना नंबर बचाने के लिए, ये इससे थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा मालिक के साथ। आप उसमें हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ, लेकिन ऐसे नहीं ये चीज बिल्कुल हर बंदा जो है लास्ट और मियां साहब को इस पे कायल कर दिया। लेकिन मियां साहब ये उनको पता है, मियां साहब अपनी गेम अलहदा खेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके भी ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एहसन इकबाल साहब के बहुत सारे मामला हैं। शहबाज शरीफ साहब के नंबर की वजह से अगर नवाज शरीफ के साथ मिलने गए, नवाज शरीफ साहब सारी अपनी डील के लिए वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को प्रेशर डालने के लिए, जो भी हो नवाज शरीफ साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग में नवाज शरीफ से 1-on-1 मीटिंग की है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। ये बात की कॉन्सेंट शामिल उसमें है कि नहीं, ये मुझे ये बता। मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ साहब की पूरी कॉन्सेंट लोगों को मामू सारा बनाया जा रहा है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, सुन ले नहीं खोलते थे पहले भी हुकूमत में, जब वफाकी और सूबाई में होते थे, यही लोगों को तमाशा बनाया जाता था। फिर कहानी यह है कि हर सूरत में देखें, चाहे कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया। मौलाना साहब आप सुन रहे हैं, ये पक्की को दे रहे हैं, आपको भी शायद अब पता चल रहा होगा कि ये आपके साथ क्या हुआ है। तो आप तो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन आपके साथ ये तोड़ तोड़ का खेल हो गया है। तो मेरी हमदर्दियाँ मौलाना साहब के साथ हैं कि उनके साथ ये नून लीग ने क्या गेम कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ का नंबर लगता है या नहीं लगता, बस जिस तरह मौलाना ने नवाज शरीफ साहब से कहा था कि मुझे कुछ लोगों की इंश्योरेंस है, इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कहा कि जी मुझे भी कुछ लोगों की इंश्योरेंस है। यानी जिस तरह आप कहते थे मौलाना ने अपनी खबर बेच ली है अपना सारा नवाज शरीफ के आगे, तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी खबर बेची। अब मियां साहब जो है उन्होंने मौलाना साहब को भी बात मान ली थी, अब शहबाज शरीफ की भी बात मान ली। तो फिर अब क्या आपको लगता है मौलाना साहब अल्टीमेटली शहबाज शरीफ प्रिवेल करेगा? अच्छा जी, तो लगता है फिर ये मौलाना साहब को अकेले ही आना होगा, ये वजन को अकेले ही उठाना होगा। और मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मेरी नाक़िस राय में ना डालें उसामा साहब, इस तरह ना करें, इतना जुल्म ना करें उनके ऊपर। सर लस्सी मिल जाएगी, उधर भी धरने में लस्सी आ जाएगी, उसकी आप फिक्र ना करें, सरकारी पहुंच जाएगी। लेकिन कामयाबी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। अभी बिलावल साहब भी मनाने जा रहे हैं मौलाना को कि मौलाना साहब देख लें, बनाने जा रहे हैं या उनको मामू बनाने जा रहे हैं? ये तो खबर तो बनाने की पड़ी है, मैंने भी देखी है ब्रेकिंग कि उन्होंने मुलाकात करनी है कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे और अकेले आएंगे और दिखाने के। अच्छा, अभी जो मसला अवाम को दरपेश है वो उस पर अवाम बड़े परेशान है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अभी इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। तब्दीली पड़ गई पाकिस्तानियों पर बारी, नए पाकिस्तान ने भी लगा ली है महंगाई से यारी। कभी बिजली के झटके और पेट्रोल बम, कभी महंगी रोटी और नान का गम, कभी रुपए की बेकदरी और डॉलर की उड़ान का सितम। महंगाई हर रोज निकाल रही है अवाम की जान। वजीर आजम का है बस अजल से एक ही पैगाम, हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी घबराए ना तो क्या करें। ये करिश्मा भी तब्दीली ने है दिखाया कि महंगाई की शरह को 6 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचाया।
अब नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.66 फी यूनिट का झटका है लगाया। सार्फिन के कंधे पर 22 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ है बढ़ाया। सच तो ये है, जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो बिजली महंगी होने पर बिजली जलाते थे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत यही काम करके लोगों के दिल जला रही है। मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले ही साल महंगाई हुई बेमिसाल। गैस 142%, चीनी 30% और पेट्रोल 30% तक महंगा हुआ है। डॉलर और सोने की कीमत में इजाफे के नए रिकॉर्ड बनाए। सुना है वजीर आजम ने एक बार फिर आटा महंगा होने का नोटिस लिया है, लेकिन सच तो ये है कि नोटिसों ने पहले महंगाई का कुछ बिगाड़ा ना अब कुछ होने की तवक्को है। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। तो जनाब हर चीज़ को पर क्या लगे हैं, हर चीज़ ऐसे उड़ान भर रही है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है। असद खरल साहब, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, और अभी तक कोई रिलीफ नहीं अवाम को मिल सका। अभी ये सोचा जा रहा था कि इस माह पेट्रोलियम की कीमतें कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन वो बरकरार रखी गई हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा कम की थी तो शायद उन्होंने कहा जी अब मज़ीद रिलीफ अवाम के लिए नहीं है। जो भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं। बिजली महंगी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं, उल्टा नोटिस का असर उल्टा हो जाता है। तो क्या करें, वो नोटिस ना लें और लोगों को सच बता दें कि जी हमारे कंट्रोल से मामला बाहर है। उसामा साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब धरने में थे, जब कंटेनर पे थे, और रियलिटी भी है कि पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर के अंदर जो लूट मार की गई है, 480 अरब की जब पेमेंट हुई थी गार्डी ब्रांच नेशनल बैंक में एक सेक्शन अफसर के हुक्म से, और आईपीपी के साथ लिस्ट लगा दी थी विदाउट प्री ऑडिट, और पोस्ट ऑडिट में भी 190 अरब की बेज़ाब्तियां निकली थी, रिकॉर्ड पूरा नहीं दिया था। 17 अरब का अभी खांचे निकले। निशार चुनिया, पावर मियां मनशा, और जो बड़े बड़े जो आईपीपी के जो कार्टलाइजेशन है, नैब ने उन लोगों के नेपरा के अफसरों को तो पकड़ा है। अब फिर उसके बाद कितनी दफ़ा आपने देखा 480 अरब की वो पेमेंट हुई, जिसपे पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसको करप्ट कहते थे, 25% उसको देने के लिए 100 अरब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने वो पेमेंट नहीं की। लेकिन हुकूमत आते ही सागडारा नवाज शरीफ ने 480 अरब की वन गो में पेमेंट कर दी, और बुलंद अख्तर राना ने जब 190 अरब की बेज़ाब्तियां सामने लाए तो उनको घर भेज दिया गया। मामला ये आईपीपी के जो मुआहदे हुए हैं, जो महंगी बिजली के मुआहदे हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं, जब तक उनका फराजी कार्य नहीं किया जाता, अभी सेनेट के अंदर बातें आ रही हैं, 71 अरब के एक घपले निकले हैं। फिर उसके बाद एससीसीपी सुन ले, वजह का रूट का देख ले, साल गुजर ये यूनिट बढ़ते रहेंगे, आवाम के ऊपर लाता जा रहेगा। मुझे सिर्फ बताएं, एससीसीपी को आईपीपी के अंदर इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं दी गई। आपको पता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम जा नहीं सकती, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिपेंडेंट प्राइवेट, ये मियां मनशा ने जो पाकिस्तान से खाता है, ये न्याय से इन्होंने रुपए में इन्वेस्टमेंट की और बुक में डॉलर रखवाया। 17% आपको रिटर्न में है, यहां से इनको 70% इनकी अपनी जो आपकी बैलेंस शीट है वो बता रही है। बड़े बड़े इनके ऊपर केसेस हैं, और इसी तरीके से ये लोग जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके अंदर पावर वाले प्रोजेक्ट हैं, इसने धमकी दिया कि हम भी कोर्ट में चले जाएंगे। बेगास पावर जो रमजान शुगर मिल है, वो तो उनके दे रहे हैं, रमजान शुगर मिल कहती थी सस्ती हम बिजली पैदा करेंगे, बेगास जो गन्ने से फोक से बनती है, उसका टैरिफ जो रेट बनाया गया वो पता है आपको क्या मिली भगत करके। जब तक इमरान और विक्की देख ले, कैरेट पावर देख ले, सोलर पावर देख ले, इस माफिया अरबों रुपए का ये माफिया है, इसको जब तक इसको निकेल नहीं डालेंगे बिजली महंगी होती रहेगी, ये आवाम को लूटते रहेंगे। और साहब ये भी कहेंगे कि हम मोज़ेज़ बिजनेस कम्युनिटी है, और चेयरमैन नया भी इनकी वजारतें देते रहेंगे। जो करप्ट है, जो चोर है, जो डाकू है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मनशा के केस में, एमसीबी निजकारी के केस में, 179 मेगा करप्शन केसेस में, जो जस्टिस बाकर मकबूल बाकर साहब ने कहा कि ये मनशा जैसे लोगों ने पाकिस्तान की चूल्हे ला दी हैं, लूटा है,
मैं ये कह रहा हूँ गुजारिश जब सुन लेना, इनको बस। नकेल नहीं सर, डालेंगे अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अच्छा, वो अब सुन ले उनके साथ सर। होंगे, जरदारी खरल साहब, बस। इमरान खान के साथ होंगे, ओ ब्रेक नैब का का वक्त हो चेयरमैन जाएगा। उनको पकड़ा कि नहीं। बाबर साहब मुझे बताएं, ये मेरे पास डिटेल है, अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये जनाब इजाफा किया गया अगस्त की, जबकि खुद कह रहे हैं कि ओगरा का नेपरा का कहना है कि जी बिजली अगर हम देखें 40% बन रही है आपके लिए पानी से, ठीक है 40%, LNG से 22%, 13% कोयले से, मकामी गैस से 11%, फर्नेस ऑयल से, यानी ऑयल से सिर्फ 3.60 है और एटमी ज़रा 4.66। तो जब 3% बन रही है फर्नेस ऑयल से, तो फिर एक तरह से तो खरल साहब की बात ठीक है, तो फिर इसका मतलब बिजली महंगी इसलिए कर रहे हैं कि IPPs जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वही माफिया है, उसका जो सर्कुलर डेट बना हुआ है उन्हीं को पैसे देने हैं। कैपेसिटी चार्ज 22 अरब रुपए बंद आवाम करें, पर फिर बोझ- भी पैसे। सुन ले, जी, बाबर डोगर साहब, साहब। बाबर साहब। उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली IPPs का एक माफिया है और ये माफिया जो है ये गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है और गवर्नमेंट पे इनका पूरा होल्ड है, कंट्रोल है। आप नहीं, फेडरल गलत बात। कैबिनेट देख लें। मैं नहीं मानता। सर, आप ना मानें। पकड़े सर, आप रज़ाक दाऊद देख IPPs लें, अगर आप- इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए आप- तो कौन जिम्मेदार है? वो जाके कहेंगे जी ये देखिए सॉवरेन गारंटी थी कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, किसने डाले? बिजली हमसे खरीदी मुझे जाएगा, यही खरीदी जाएगा, पहली गलत हमें बात है। पैसे और डॉलर मिलेंगे, पाकिस्तानी तो वो देने शहरी पड़ेंगे। सॉवरेन आगे गारंटी टिथियान में कैसे क्या हुआ दे सकते हैं है? आप साहब लोग? एक सेकंड, टिथियान में क्या हुआ है, कारके में क्या हुआ है, यही तो हम भुगत रहे मिली हैं। भगत से उसामा साहब, गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी क्या है कि अवाम को सस्ती बिजली दे, अवाम को बिजली दे और सस्ती बिजली दे। ये कोई बड़ा आसान काम है कि आप बिजली के रेट बढ़ाते रहे और कहें हम आपको बिजली तो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिजली ना देना, यही मतलब है कि बिजली जब महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अवाम गुर्बत से बुरा हाल है लोगों का। अशिया असफ की जो चीज़ें हैं वो अभी अवाम की कैपेसिटी से बाहर हैं। आप किसी कोई चीज़ खरीदने चले जाए, सब्जी, वो सब्जियां जो 5 और 10 रुपए किलो थी वो आज 100 रुपए किलो हैं। 100 रुपए किलो है। लेकिन जो सरकारी आदाशुमार कहते हैं ये महंगाई अब बढ़ नहीं रही, बहुत महंगाई हो गई थी, वहां रुक गई है। सर कोई नहीं रुकी। मैं आप मार्केट में चले जाएं, चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और लोगों की कैपेसिटी से रेंज से बिल्कुल बाहर उसकी एक वजह भी है। अनएम्प्लॉयमेंट अरूज पर है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा। सफर अगर आप पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनली कम हुई हैं, इन्होंने कम नहीं की, इन्होंने लेवी वही बढ़ा रखी दी, है। लेवी तो बढ़ा उसकी रेवेन्यू बढ़ा लें, अवाम को मसल दें, अवाम को मार दें, अवाम कीड़े टैक्स मकोड़े हैं, इकट्ठा हो नहीं उनको रहा, जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली सेमाही तो सर, में मिनिस्टर 100 की अरब रुपए से यशियत तो ज्यादा चल रही है, शॉर्टफॉल हो गया। करप्शन तो चल रही है। आप 5,000 अरब 228 कहां से अरब इकट्ठा रुपया करें? तो माफ कर सकते हैं टैरिफ के हवाले से, वो बाद में कि जी हमने वापस ले लिया, अभी तो उसका भी कोई सबूत नहीं वापस लिया या नहीं लिया। गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी याशियां तो उसी तरह से चल रही हैं। पंजाब की हम यहाँ पर स्टोरियां दे दे के थके हैं कि पंजाब में जो याशियां चल रही हैं, तो उसामा साहब तो लोगों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? बात असल तो ये है कि ये जो 22 करोड़ अवाम है, ये जो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, ये किस तरह से जिंदा हैं? कोई इसका भी किसी ने सोचा है? चले नोटिस बिजली लिया है, महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। इमरान खान साहब ने फिर नोटिस लिया है और ये गालिबन तीसरा नोटिस है। तीसरी दफा अगर नाकामी हुई तो फिर तो हैट्रिक हो जाएगी नाकाम नोटिस की कि जी महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आज खरल कहानी में एक और इंकशाफ है बहुत बड़ा, उसको आपने ज़रूर देखना है। और अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर क्या उनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और जो उन्होंने कहा था कि अमन के लिए हम कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी होगी। अमेरिका को फिर मजबूर कर दिया गया मुज़ाकरात पर। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के दौरान ही एक ख़बर मिली है असद खरल साहब को, तो मैं चाह रहा हूं कि वो हमसे शेयर करें, जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले क्या आ रही है जी खबर वफाकी काबीना के हवाले से। खरल साहब। उसामा साहब, जो कि प्रोग्राम के दौरान ही इस तरह की खबरें आई हैं जी जी, और हम तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। यानी जो वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर इजाज़ शाह, उनके हवाले से आ रहा है कि शायद उनका कलमदान जो उनकी बीमारी के बायस उनको शायद तब्दील किया जा सकता है। जी जी। और लेकिन उनके साथ आज जो मीटिंग हुई है वो बड़ी अहम थी, बरतानवी वफद की, और साथ उसमें सेक्रेटरी वफाकी भी थे, और उनका जी स्टेटस आप की वजह से ख़त्म जो हुआ था फैमिली का वो बहाल हुआ, और बरतानवी जो आ रहे हैं अब ये पॉजिटिविटी उनके साथ जाएगी। लेकिन शफकत महमूद साहब का नाम भी दूसरी तरफ लिया जा रहा है। अच्छा। फवाद चौधरी साहब की वजारत जो है कलमदान लेके उनको तर्जमान के हवाले से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा। फिर मोनस लाई को जो फाकी कैबिनेट के हवाले से को IT की मिनिस्ट्री के हवाले से बात की जा रही है।
फरदौस डॉक्टर जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आला की इत्तलात व नशरियात, उनको जो है जो वजारत है जो हेल्थ है उसके हवाले से बात की जा रही है। जो IT के जो उसके बाद मिनिस्ट्री है एक और इस तरह जो तब्दील की जा रही है। अच्छा, तो ये कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की चीज़ें जो 1-2 दिन में यानी आ जाएगी सामने आ रही हैं, आज हो सकता है, अच्छा। किसी वक्त भी कैबिनेट हो सकता है। बिलाखिर हतमी फैसला तो चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने करना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रपोजल्स हैं, अब इस पे आखिरी वक्त में कोई तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये खबरें आप चल पड़ी हैं, से एक तब्दीली तो यकीनन नजर आ रही है, वफाकी काबीना में तो फिर तब्दीली होगी। बाबर डोगर साहब, वफ्द आ चुका अफगानिस्तान से तालिबान का, और अभी हम इसे पाकिस्तान की कामयाबी कह सकते हैं कि ट्रंप कह रहे थे मैंने बात नहीं करनी। ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद जो अमेरिका की तरफ से नुमाइंदे हैं मुज़ाकरात के लिए, वो भी पाकिस्तान में हैं, और इमरान खान साहब कह चुके थे कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल नहीं है। तो आपको लगता है कि अमेरिका को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, और पाकिस्तान जो इसमें भरपूर किरदार अदा करता रहा है, एक दफ़ा फिर उसकी कोशिशों से ये दोनों पार्टीज आपस में मिल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि अमन अब करीब है? उसामा साहब, ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद जो हैं वो जब इमरान खान साहब न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में, तो उनसे मिले थे और उन्होंने अफ़गान तालिबान के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि वो उनको तालिबान को वो पाकिस्तान बुलाएंगे और वो मुज़ाकरात के हवाले से उनसे ब्रीफिंग लेंगे, और उसके बाद उस पर जो पॉसिबल हो सका पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। तो अब अफगान डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। कल वो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो आला ओहदेदार हैं उनसे और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनसे मुलाकात कर रहा है, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जहाँ से धागे टूटे थे दोबारा से उसको वहाँ से जोड़े, और ये मुज़ाकरात जो हैं इनको किसी न किसी तरह से आगे लेके जाया जा सके, और जो पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद, मेरा ख्याल है कि उनकी मीटिंग नहीं है तालिबान के साथ। ये तालिबान डेलीगेशन जो है ये पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा अमूर जो है इनके आला अहदेदारों से मुलाकात करेंगे, और इमरान खान से अभी वो भी सर शेड्यूल नहीं है, वो शेड्यूल में नहीं है इमरान खान से मुलाकात। फिलहाल ये वज़ारत ख़ारजा के आला जो अहदेदार हैं उनसे है, और इशू ये है कि ट्रस्ट जो डेफिसिट था उसको ख़त्म किया, अमेरिका ने मुज़ाकरात बातों को आगे लेके जाए। लेकिन एक ये बात वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा से होने के बाद इमरान खान का और पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में बना उसको और ज़्यादा तक़वीत मिलेगी कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ तालिबान है, उनको मनाना और फिर अमेरिका को इस बात पे कायल करना कि 19 साल हो गए आपको कुछ हासिल नहीं हुआ इस जंग से, 1.5 ट्रिलियन डॉलर आपने 1500 अरब डॉलर इस जंग में झोंक दिए, तो मुज़ाकराती वाहिद हल है, तो इससे पाकिस्तान का भी कद काट आलमी स्तर पर मज़ीद उभरेगा। खबर है अब फिर एक इंकशाफात से भरपूर और खरल कहानी में। आज खरल साहब क्या है, कहाँ कहाँ, आज तो मुझे बता रहे थे कि 3 सूबों में करप्शनों की दास्तानें आप ले आए आज। जी बिल्कुल, जिस तरह कल मैंने सईद मेहदी की बात की, उनका भी आपके सामने आ गया। खुर्शीद शाह के फ्रंट मैन की जो बात की वो भी आपके सामने कल उसको तलब कर लिया गया, मियाँ फतेहद्दीन साहब। पंजाब से शुरू होकर सिंध, सखर, इंटीरियर सिंध और फिर वापस जो आते हैं सारा, कि किस तरह करप्शन की जो बड़ी बड़ी दास्तानें और कौन कौन उस पर रडार में आ रहा है। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, पहले उनके हवाले से करते हैं। आज उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने जो शहबाज शरीफ का करीबी और जो नैबज़दा जो चहेते उनके अफसरान हैं, बिल्कुल उनके जो आगे हवारी हैं, दरबारी थे, वो पूरी तरह उन्होंने हिसार में ले लिया बुज़दार साहब को। और आज बुज़दार साहब शहबाज शरीफ का फुटप्रिंट पर चलते ही हैं, 18 लोगों को उन्होंने लाइन अप किया था, बड़े बड़े जो ओहदे हैं उनको देने के लिए, और जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और बाज़ दीगर जो बड़े अजला के लिए जो लोगों को जो हार्ड फेवर करार दे दिए, उसमें नादर चट्टा साहब के यानी ये है उनकी ट्रेडिशनल जो है बड़ी उनकी प्लस पॉइंट कि वो जब मुल्तान में थे मेट्रो के हवाले से प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो आर चीमा जो आपको पता ही नैब में और अरबों रुपए के खांचे, उन्होंने 5 करोड़ रुपया किकबैक्स और कमीशन की मुबैना तौर पर जो भी वो बता दें उन्होंने आर चीमा को दिया था। तो उनका एक बहुत बड़ा ये जारी बात है प्लस पॉइंट है। कमाऊ पूत हैं, तो उनको डीसी फैसलाबाद के लिए, क्योंकि सोने की कान है, मेरा ख्याल है शायद उसके लिए कंसीडर किया जा रहा है, फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। सुमैर अहमद साहब जो PSO भी रहे हैं शहबाज शरीफ का साथ, और साथ वो रहे हैं DC लाहौर भी, तो उनको भी बड़ा एक ज़िला जो है उनके लिए भी लॉटरी निकल सकती है। फिर उसके बाद
बतौर डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी में रियाज साहब जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनको भी चूँकि CM साहब को अपने करीबी जो बंदे हैं शायद उनको भी कोई बड़ा ज़िला मिल जाए। फिर फ्रंट मैन जो हमने बात की थी, ताहिर चीमा हो, समीउल्लाह चौधरी हो, असद खोकर हो, उनके भाई तूर बुजदार और जो लाइफ स्टाइल वाले रिटायरमेंट लेके ले, कैसर जवेद इकबाल कैसरानी हो, उमर बुजदार हो, जाफर बुजदार हो, अयूब बुजदार हो। तो आपने एक नाम आप छोड़ अच्छा, दिया। मैं अभी छोड़ क्योंकि एक ये है, बात में नया आगे फ्रंट चल मैन भी जाएगी। सामने तो आया ना, बुजदार साहब एक आजकल। बंदे का और इंटरव्यू आज हुआ है, आपने अहम नाम तो छोड़ दिया। जी, जी, जरूर। वो राहील सिद्दीकी साहब का भी आज इंटरव्यू दोबारा हुआ फिर है। हो गया। आज उनका दोबारा हमने इंटरव्यू इधर से किया उनको गया है। फाग वो भिजवाया था, फिर सेक्रेटरी- वापस आ वो गए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है। अच्छा। तो उनको शायद CM एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स एक नई पोस्ट है जिसके पास ना ऑफिस है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, वहाँ पर लगाया जा रहा है, मगर उनको खुडे लाइन लगाया जा रहा है। उसके लिए भी उनको इंटरव्यू के लिए आज बुलाया गया था। अच्छा, बहरहाल जो हमने दूसरे वसीम सूबों चौधरी पे और आ जाएं। लोग जो हैं उनका भी हमने किया था, तो उनको व्हाट्सएप के जरिए आपका सिलसिला तेज हो गया है। फौरन टलियां खड़कती हैं जब व्हाट्सएप CM को आता है, तो आगे दफ्तरों में पता चल जाता है। 3 मिनट अच्छा है। अच्छा, अब ये मैं बुरे वक्तों में जो इन्वेस्टर और मेजबान थे, जो बुजदार साहब एक नए जो बड़े फ्रंटमैन है वो सामने SDO फयाज बुजदार साहब बुरे वक्तों के साथ थी। जब बुजदार साहब वज़ीर आला नहीं थे, कुछ भी शायद नहीं थे, लेकिन तहसील नाज़म के बाद की बात है, वो SDO जब उनको CNW में थे तो उनके घर वो ठहरते थे और उनके इन्वेस्टर भी हैं। अब शाम में जो है उनकी वहाँ पे गुजरती हैं 7 और 8 क्लब पे, सूरज ढलते ही वहाँ पे, और सबसे उनके करीबी माल जो बना हुआ है, जिनकी अपनी पोस्टिंग के बजाय अब बड़े बड़े ओहदों पे पोस्टिंग के भावता करते हैं। किंग मेकर। फिर उसके बाद आमिर करीम साहब वज़ीर आज़म की पसंदीदगी के बावजूद, जो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के PSO लैंड आर्डर थे, उनको उन्होंने चीफ PSO बना लिया। जी, मैं उनका सीख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन के लिए। उनके इन्वेस्टर जो है, इसके अलावा फिर जनाब और जिस तरह मैंने बताया कि ये जो लोग तो हैं, अब आ जाते खुर्शीद शाह, मैंने बताया था उनका फ्रंट मैन है फतेह दीन साहब। 357 एकड़ की ज़मीन ट्रस्ट डीड जो है वो भी मांग ली है। कल उनको बुलाया गया, 27 सितंबर का नोटिस भी हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा। और साथ ही उनसे मांग लिया गया, और साथ रोडी जो नैब है वहाँ पे जब छापा मारा गया तो लेटर भी लिखे गए, लेकिन वो सब रिस्टार नहीं कर रही थी। खुर्शीद शाह, उनकी फैमिली, फ्रंटमैन कंपनियाँ, उनकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी और सारी, उसको आज छापा मार के नैब ले आई, रिकॉर्ड भी ली, पूछगछ की गई। और रज़ा रब्बानी साहब, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब, चेयरमैन सेनेट, वो खुर्शीद शाह साहब के वकील बनकर सामने आ गए हैं मैदान में। और इसके साथ साथ सईद मेहदी साहब जो हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और आज तक माशाल्लाह SNPL में बोर्ड में एडमोर के हवाले से और बहुत सारी कंपनियों में डोगल सब्जेक्ट के 16 कंपनियों करीब थे, तो वो उनके ऊपर भी नैब जो है उसकी रिपोर्ट जो मेरे पास मौजूद है। अच्छा। वो भी उसके रडार में है, और इस कंपनी, इसके अंदर बहुत सारे लोग और भी हैं। अब उसकी लंबी एक लिस्ट है जो उसमें मुलजम है। अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं इकबाल ज़ैड अहमद साहब की जो है उनकी जानब। तो इकबाल ज़ैड अहमद साहब के 47 अरब से ज़ायद के खाते निकले हैं। ये 10 सफ़े की रिपोर्ट है, आप पढ़ते जाएं, आपको शर्म आएगी, नाज़रीन को हमें शायद आ जाएगी कि किस तरह ये इन अकाउंट्स के अंदर रेल पेल हो रही थी। और ये इकबाल ज़ैड अहमद, वो मुशर्रफ हो, वो जरदारी हो, वो अभी इस हुकूमत से शायद उनकी डील वील नहीं हुई, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, बड़े बड़े टाइकून के साथ उनके राब्ते, और इनके केसेस भी आ रहे हैं। और इनके केसेस जो है, इनके घर में भी तलाशी हुई है, और इनके पूरी डिटेल है, 10 सफ़े की रिपोर्ट है, ये भी हम दिखाएंगे। अगर इसकी भी एक लंबी तफसील है, तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं सारी, और लाहौर के हवाले से बड़ी अहम चीज कि सलमान गनी साहब जो सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल है, वो भी चेयरमैन नैब का जो दौरा है वो भारी पढ़ रहा है। नैब जो लाहौर के है, और उसमें जो टाइम नहीं है, करल साहब टाइम नहीं है, आपके चूंकि तफसील बहुत इसमें होती है हम यकीनन, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। बाबर साहब, कल क्या होगा? कल सर एक तो फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है वो नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। तो नवाज शरीफ, जिनको शहबाज शरीफ पहले ही कायल कर चुके हैं कि जनाब हमने हमारी जो गाड़ी है उसने आज़ादी मार्च के साथ नहीं जाना, बल्कि हमने तो इक़्तिदार की तरफ जाना है। तो कल देखें, मेरा नहीं ख्याल कि फजलुर रहमान के जो डेलीगेशन आएगा, अगर उनको होम डिपार्टमेंट इजाज़त दे देता तो वो नवाज शरीफ को कायल कर सकें। अच्छा। और ज़ाहिरन अगर वो कायल हो भी गए तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी ग्रिप में ऐसा नवाज शरीफ उनसे बाहर नहीं जा सकते। खरल साहब, कल क्या होगा? कल चेयरमैन नैब अभी तक का जो शेड्यूल है वो चेयरमैन नैब ऑफिस का दौरा करेंगे,
कुछ इंक्वायरीज और अहम मेगा करप्शन जो केसेस हैं उसकी ब्रीफिंग भी लेंगे, और कुछ और जो है उनके ऊपर दायरा लगने वाला, जिस तरह बताया कि साबिक सेक्रेटरी हेल्थ 5 प्यारों में शामिल थे, शहबाज शरीफ का अली जान साहब, अगर वो भाग ना जाएं लेकिन नाम शाम लिखे हुए ECL में अगर जाएंगे जल्दी पकड़े जाएंगे, बहरहाल उनका नंबर भी लग सकता है। और एक अहम, जिस तरह मैंने बताया, वजीर जो किचन कैबिनेट का हिस्सा थे राना सनावला के बाद बड़े अहम, उनका नंबर लग सकता है। और इस तरह की पंजाब के अंदर मजीद जो है DG साहब ब्रीफ करेंगे। अरबों और खरबों की जो कहानियां हैं, जो शरीफ फैमिली की टीटियां हैं और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स की टीटियां हैं, उस हवाले से कल अब ये मसरूफ इतनी कैपेसिटी भी रखता है कि नहीं, नाम तो इतने, करप्शन तो इतनी हुई है, मुल्क को खाया इतना गया। कल जनाब बिलावल साहब भी मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उनको बनाने की कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब कल भी नहीं मानेंगे। आज का भी मैंने अर्ज़ किया था कि मौलाना साहब को मनाने की कोशिश होगी, वो बात नहीं बनी। अब कल भी मनाने की कोशिश होगी, मौलाना साहब नहीं मानेंगे, ना बिलावल की ना नून लीग की। और उसके बाद मौलाना साहब खुद आएंगे, और जब खुद आएंगे तो फिर खुद ही शिकस्त खाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।